अवतार में गाड़ी से उतरकर शिव ने जैसे ही घर के दरवाजे पर पैर रखा था, गौरी का दिल एक अजीब सी बेचैनी से घिर गया था। दीदी बाहर ही खड़े हैं, बस जरा सा कुंवर सा को देख रहे हैं। रानो गौरी के रूम के दरवाजे से बाहर गैलरी से निकलकर नीचे की तरफ झांककर देख रही थी, रेलिंग पकड़कर। अंदर गौरी को भले ही उसने आंखें दिखा दी थी कि उसे हमदर्द के दवा खाने का कोई इंतजार नहीं है, पर पता नहीं क्यों नीचे ड्योढ़ी पर खड़े शिव के तिलक लगाकर आरती करती हुई और नजर उतारती हुई दादी मासा के इर्द गिर्द खड़े सभी सिसोदियाज में उसकी नजरें उसके खबोड़ को ही ढूंढ रही थी। अब तक शिव के साथ परछाई की तरह चलने वाले शेखर को भी पता नहीं क्या सोची, जो वो शिव को आंखों ही आंखों में अपनी स्वागत सत्कार करवाने का इशारा करके खुद वहां से हटकर एक और हो गया था। तो आपको मेरा दिया हुआ दोस्ती का गिफ्ट अभी मंजूर नहीं है। खैर कोई बात नहीं। शेखर ने नोटिस कर लिया था कि रानो ने अभी उसका दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं भी डॉक्टर जरा जिद्दी किस्म का हूँ, इतनी आसानी से तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। देखता हूँ आखिर कब तक आप खुद को मेरी और बढ़ने से रोक पाएंगी, मेरी जिद्दी स्वीटहार्ट। भले आपके लबों पर इनकार सजाए, पर हमें तो आपकी आंखों की रज़ा मिल चुकी है। शेखर एक पिलर की ओट में खड़ा बड़ी बेचैनी से सिसोदियाज की भीड़ में डॉक्टर शेखर को ढूंढ रही रानो को फुर्सत में देखते हुए अपने दिल में उतार रहा था। दरअसल कुछ देर पहले जैसे ही शिव की ब्लैक फॉर्च्यूनर नीलकमल के बड़े से पोच में आकर रुकी, लगा कि जैसे किसी राजा की शाही सवारी आकर एक जगह ठहर गई थी। एक अच्छे और जिम्मेदार दोस्त की तरह शेखर ने तत्परता से गाड़ी के दूसरी तरफ से उतरकर ड्योढ़ी पर मुस्कुराती हुई खड़ी दादी मासा और बुआ सा को देखकर प्रणाम किया और फिर शिव की तरफ वाला गेट खोल दिया। शिव के जमीन पर पैर रखते ही दरवाजे के अगल बगल खड़ी हुई सेविकाओं ने उसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियों की और इत्र की बूंदों की बरसात करनी शुरू कर दी। पीछे गाड़ी से उतरकर शिव के अगल बगल हो गई सुनैना जी, जानकी जी और दमयंती जी शिव के इस शानदार स्वागत से अभिभूत हुई जा रही थी। एक और गाड़ी से नौकरों के हाथों शगुन का सारा सामान निकलवा कर लाते हुए राघवेंद्र की नजरें जलन के मारे और जली जा रही थी। वैसे भी उसकी एक आंख मिर्च के बीज पड़ने की वजह से लाल हो ही रखी थी। ये नीलकमल वाले बड़ी आसानी से 2 साल पहले का वाकया भूल गए क्या? और ये शिव, ये इतना शांत और स्थिर कैसे बना हुआ है? क्या इसे 2 साल पहले का कुछ भी याद नहीं आ रहा है? राघवेंद्र की नजरें दरवाजे पर स्वागत आरती के लिए खड़ी सुभद्रा जी और फिर अपने सभी घर वालों के चेहरे को बारीकी से जांच रहा था, पर कहीं भी किसी के भी चेहरे पर पुरानी बीती बातों की कोई शिकन तक नहीं थी। और ये बात राघवेंद्र के कलेजे पर सांप लौटाने का काम कर रही थी। सुभद्रा, भूल जा बीती बातों को, क्या धरा है उनमें? ये जो नई खुशियां तेरी चौखट पर इंतजार कर रही है, उन्हें आने दे। सुभद्रा जी की बगल में उनकी ही हम उम्र खड़ी विजया जी सुभद्रा जी को समझा रही थी। सही कह रही है जीजी सा, और बीती बातों का कोई मलाल क्यों रखूं मैं मन में? मैं तो महादेव से प्रार्थना कर रही हूँ कि अब इस बार कोई परेशानी ना आए मेरी लाडो पर। सुभद्रा जी विजया जी से बात करते हुए मुस्कुराकर अपने सामने खड़ी सिसोदियाज को देख रही थी। और जो उलझन इस समय सुभद्रा जी और विजया जी के मन में हिलोरे मार रही थी, भला उन उलझनों से शिव और शिव का परिवार कैसे अछूता रह सकता था? 2 साल पहले जो भी हुआ था, आखिर नीलकमल और सिसोदिया निवास दोनों के ही लोग उस सब में बराबर रूप से शामिल थे। शिव को भी बहुत अटपटा लग रहा था। वो इस चौखट पर एक बार और आ चुका था, और वो भी सीधे दूल्हा बनकर, बिना मर्जी के ही जया को ब्याहने। इससे पहले कि वो असहजता महसूस करता, शेखर ने उसके हाथ को हौले से अपने हाथ में थमा लिया और धीरे से कहा, शिव, बीती रात के बुरे सपने की तरह वो काला सच आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका है। आज जो आपके सामने है वो एक खूबसूरत और चमकीली सुबह की तरह एक दिलकश सच्चाई है। उसका मुस्कुराकर स्वागत करिए। शिव ने शेखर की तरफ सौम्यता से मुस्कुराकर देखा और फिर सामने खड़ी हुई सुभद्रा जी के पैरों को छूने के लिए झुक गया। नहीं नहीं शिव, आप हमारे घर के दामाद सा है और हम आपसे अपने पैर नहीं छुलवा सकते हैं। हमें इस उम्र में पाप का भागी बना। सुभद्रा जी ने एक हाथ से शिव को उसके कंधों से पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, आप हमारे लिए सिर्फ हमारी दादी मासा है और हम बस अपनी दादी मासा का आशीर्वाद देना चाहते हैं अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने से पहले। शिव ने अपने दोनों हाथों से उनके हाथ को थाम लिया था। इसमें हमें कोई पाप और पुण्य समझ में नहीं आ रहा है दादी मासा। शिव की बातें सुनकर सुभद्रा जी की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने शिव को अपने गले से लगा लिया। महादेव आपको आपकी नई जिंदगी में खूब सारी खुशियां दे। उन खुशियों की उम्र इतनी लंबी हो कि दुख आपके घर की तरफ जाने वाला रास्ता ही भूल जाए। सुभद्रा जी की आवाज भर्रा गई थी। शिव ने अपने हाथों से सुभद्रा जी के गाल पर ढुलक आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि आज खुशी के मौके पर इन आंसुओं का क्या काम? सुभद्रा जी मुस्कुरा दी और उन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए विजया जी के हाथ में पकड़ी हुई थाली से शिव के माथे पर तिलक किया और उसके ऊपर चावल छिड़क कर उसकी आरती उतारी। ठीक पीछे खड़ी सुनैना जी, जानकी जी और दमयंती जी अपनी आंखों को नम होने से रोक नहीं सकी थी। आखिर आज 2 साल पहले की मनहूसियत पर कुमकुम और चावल का लाल टीका जो लग चुका था, जो इस बात की ओर इशारा करता था कि अब ये मनहूसियत बस यही तक थी, इसके आगे उसका अब कोई काम नहीं है। थोड़ी दूर खड़ा राघवेंद्र जलती निगाहों से शिव की तरफ देखकर मन ही मन जहर उगलने लगा था। इतनी आसानी से तो मैं इस मनहूसियत को खत्म नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ करके गौरी के दिमाग को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तुम कितनी कोशिश कर लो शिवराज सिंह सिसोदिया, लेकिन राघवेंद्र सिंह के होते हुए तुम्हारी राह इतनी आसान तो नहीं होने वाली है। इधर वर्तमान में शिव और बाकी लोगों का स्वागत सत्कार होने के बाद उन सभी को हॉल में ले जाकर एक और बने हुए छोटे छोटे दीवान पर बिठा दिया गया था। कमला और बाकी के सेविकाएं सभी आमंत्रित खास मेहमानों को सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व कर रही थी।
राघवेंद्र कुछ सोचते हुए शिव के पास जाकर बैठ गया और कुछ देर इधर उधर की बातें करते हुए उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से बोला, वैसे आपकी तरह सबका नसीब जोरदार नहीं होता है साले साहब। एक ही घर में दो दो बार दामाद बनकर आने का सौभाग्य किसे मिलता है, और वो भी अलग अलग दुल्हनों के लिए। राघवेंद्र की बात सुनकर एक बार तो शिव थोड़ा अचकचा गया, पर जल्द ही उसने अपनी घबराहट पर काबू कर लिया और गुस्से से जलती नजरों से राघवेंद्र की तरफ देखने लगा। आपने बिल्कुल सही कहा जीजा साहब, इतने अच्छे कुल खानदान में रिश्ता जुड़ने के लिए तो हम एक बार या दो बार क्या, एक और बार भी दामाद बनकर आने को तैयार है। पर पिछली बार हम जिस तरह से यहाँ आए थे और हमारा रिश्ता जुड़ा था, बस एक बार हमें उस महान व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाए जिसकी वजह से हमें उस अनचाहे रिश्ते में बंधना पड़ा, फिर उसके लिए हम हर चीज दुर्भाग्य और मनहूसियत में जरूर बदल देंगे, और ये हमारा वादा है अपने आप से और आपसे भी। शिव की गुस्से से लाल होती आंखें देखकर राघवेंद्र सकपकाकर थोड़ा पीछे हटकर बैठ गया था। जीजे लो, थोड़ा सा पानी पी लो और ये लो पसीना पोंछ लो। इतनी घबराहट और टेंशन आपकी हार्ट बीट बढ़ाकर आपका हार्ट फेल भी करवा सकती है। शेखर ने एक ऑरेंज जूस का ग्लास राघवेंद्र की तरफ बढ़ा दिया और साथ में एक रुमाल भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। राघवेंद्र जो इस समय शिव की बात सुनकर बुरी तरह से सकपकाया हुआ था, उसने बिना सोचे समझे शेखर के हाथ से रुमाल लेकर अपने चेहरे का पसीना पोंछ लिया और दूसरे हाथ से ऑरेंज जूस का ग्लास लेकर गटगट करते हुए एक सांस में वो जूस पी गया। अरे जीजा सा, ये आपका घना सुंदर चेहरा बंदर की तरह लाल क्यों हो गया है? शेखर शरारती अंदाज में राघवेंद्र की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या दिया था आपने हमें पूछने के लिए? राघवेंद्र तिलमिलाते हुए बोला, मारा रेशम का रुमाल जीजा सा। शेखर ने मासूमियत से राघवेंद्र की तरफ देखा और शरारत से हंसने लगा। क्या होगा आप कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। एपिसोड 41। राघवेंद्र शेखर की तरफ सशंकित नजरों से देख रहा था। हो ना हो, ये जरूर शेखर की ही चाल है, जो हमें इतना अजीब सा लग रहा है। अंदर से लग रहा है कि जैसे पेट में कुछ खुलबुला रहा है, कुछ खोल रहा है, और ये हमें अगल बगल के सभी लोग ऐसे क्यों देख के हंस रहे हैं? राघवेंद्र व्याकुल सी नजरों से अपनी चारों तरफ देख रहा था कि उसकी नजरें अचानक ही शरारत से मुस्कुरा रहे शेखर पर चली गई। ये आपने क्या किया है हमारे साथ? हमें इतना अजीब सा क्यों लग रहा है, और हमें सब लोग इतनी वाहियात नजरों से क्यों देखकर हंस रहे हैं? कुछ नहीं जीजा सा, एक छोटा सा प्रैंक खेला है आपके साथ। वो क्या है ना, आपको बड़ा शौक चढ़ा रहता है ना दूसरों के साथ गेम खेलने का, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा गेम इस बार आपके साथ खेला जाए। शेखर राघवेंद्र के बगल में बैठ गया और धीमे धीमे एक एक शब्द चबाते हुए बोला। शिव सुनैना जी और दमयंती जी के साथ एक अलग दीवान पर बैठा हुआ था। उसे एक्चुअली पता नहीं था कि शेखर ने राघवेंद्र के साथ क्या कांड किया था, पर राघवेंद्र के चेहरे के भाव देखकर वो इतना जरूर जान गया था कि राघवेंद्र की हालत ठीक नहीं है और उसे किसी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। पर शेखर के रहते उसके पास वो मदद फिलहाल पहुंचती हुई दिख नहीं रही थी। ये थोड़ा सा लाल गुलाल लग गया है शायद आपको ये दोनों गुलाबी गालों पर जीजा सा। शेखर ने शरारत से राघवेंद्र की दोनों गालों को खींचते हुए कहा। और रह गई बात आपके पेट से होकर चेहरे तक होने वाली खोलन के बारे में, तो उसके बारे में बस इतना ही कहना है कि इस नाचीज ने आपके ऑरेंज जूस में इत्तू सा जमाल गोटा मिला दिया है। क्या? राघवेंद्र की आंखें बस हैरानी से बड़ी होकर बाहर निकलने की बाकी रह गई थी। अरे आराम से जीजा सा, इस समय ज्यादा ताकत लगाना आपके लिए और आपकी ड्रेस के लिए कुछ खास फायदेमंद नहीं होगा। आप जानते नहीं है कि आप किससे उलझ रहे हैं शेखर। हम आपको आपकी इस बेहुदा हरकत का बेहतरीन जवाब देकर रहेंगे। राघवेंद्र की आंखों में गुस्से की वजह से लाल डोरे तैरने लगे थे। जी बिल्कुल जीजा सा, शेखर धनराज किर भी किसी से डरता नहीं है, और उनसे तो बिल्कुल भी नहीं जो ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ और मक्कारी की चादर में खुद के असली व्यक्तित्व को छुपाए हुए बाहर से अच्छाई और शराफत का मुखौटा लगाए हो। और एक बात, शेखर धनराज गिर जो भी करता है डंके की चोट पर करता है, आपकी तरह बुज़दिलों के जैसे किसी की नजरों में धूल झोंककर उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर नहीं। शेखर के इतना कहने पर राघवेंद्र की हवा टाइट हो गई और वो सोच में पड़ गया कि आखिर इतनी पुरानी बात इसे कैसे पता चली। राघवेंद्र के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी और शेखर के दिमाग में शिव के साथ हुआ वाकया घूम रहा था। आप खुलेआम हमसे दुश्मनी मोल रहे हैं शेखर, ये दुश्मनी आपको महंगी पड़ने वाली है। राघवेंद्र के अंदर का जहरीला नाक फुंकार कर मार रहा था जहर से भरी हुई। राघवेंद्र के अंदर का जहरीला नाक फुंकार मार रहा था जहर से भरी हुई। शिव जैसे हीरा मेरा दोस्त है और आप अभी भी इसी गुमान में हैं कि मैं सस्ते शौक रखता हूँ। वैसे तो आपकी और मेरी टक्कर कहीं से भी बराबरी की नहीं है, पर फिर भी शेखर अपने दुश्मन को एक भी मौका देता है तो ठीक ही है, और आप तो मेरे पूज्य जीजा सा है। शेखर ने राघवेंद्र की तरफ एक आंख दबाकर शरारत से मुस्कुरा दिया था। आपको तो मैं। इससे पहले कि राघवेंद्र कुछ और कहता, जमाल गोटा अपना कमाल दिखाने लगा था और राघवेंद्र सबकी नजरों से बचते हुए बाहर आउट हाउस की तरफ बने हुए वॉशरूम की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसे यूं चोरों की तरह मुंह छिपाकर जाते हुए देखकर शेखर हंसने लगा और हंसते हुए शिव के पास जाकर बैठ गया। ये आपने क्या किया है जीजा सा के साथ, और वो इस तरह से बाहर क्यों चले गए? शिव ने सबकी नजर बचाते हुए शेखर से पूछा। क्या आपको उनकी हालत पर तरस आ रहा है? शेखर ने शिव की तरफ सवालिया नजरों से देखा। सवाल ही पैदा नहीं होता, पर फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या किया जो वो सबसे मुंह छिपाकर बाहर चले गए। शिव को उत्सुकता हो रही थी, पर शेखर ने उसकी उत्सुकता को दबा दिया था। शिव, अभी आप जिस काम के लिए आए हैं वहां मन लगाइए। ये जीजे जैसे कन खुजरे के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी
कि अनमोल लम्हों को बर्बाद मत कीजिए। हाँ, पर इतना जरूर आपको बता सकता हूँ कि आज जिस तरह से कुंवर राघवेंद्र सिंह सबके बीच से अपना मुंह और खुद को छिपाकर भागे ना, बहुत जल्दी ये नौबत फिर से आएगी। अरे इस बार कुंवर साहब मुंह छिपाकर भागने की जगह अपने मुंह से अपने किए गए सभी गुनाहों को कबूल करते हुए नजर आएंगे, सभी गुनाहों को। शेखर के चेहरे पर अचानक ही एक अनचाहा सा तनाव उभर आया था, जैसे कुछ और भी था जो शेखर की गुस्से की आग को अंदर ही अंदर और धधका रहा था। शांत रहिए शेखर, हमें समझाने वाले खुद इतने शॉर्ट टेम्पर क्यों हो जाते हैं? शिव ने शेखर के पैर पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहा। शेखर ने शिव की तरफ देखा और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सच गई। ये आप हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या हमारे चेहरे पर कुछ लगा है? शिव अपने चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोला, जी मेरा मतलब है कि आपके चेहरे पर तो कुछ नहीं लगा है, पर हाँ आपको जोर का झटका जरूर लगेगा। शिव शेखर को नासमझी से देख रहा था। अपने पीछे मुड़कर देखिए। शेखर ने आंखों को ऊपर उठाकर शिव को पीछे देखने का इशारा कर दिया। शिव थोड़ी थोड़ी नासमझी वाले भाव से शेखर की तरफ देखते हुए पीछे पलटकर देखने लगा और फिर सच में जैसे कि शेखर ने कहा था, उसे एक जोर का झटका ही मालूम पड़ा था अपने अंदर। लगाना झटका? शेखर ने शिव के कान में फुसफुसाते हुए कहा। बिल्कुल, और वो भी 440 का नहीं, पूरे 11,000 वोल्ट का। शिव सामने की ओर देखते हुए शेखर से बोल रहा था। दरअसल जिस समय शेखर और शिव नागवेंद्र की फटी हालत के बारे में आपस में डिस्कस कर रहे थे, तभी सुभद्रा जी ने कमला से कहा था कि रानू से कहिए कि वो गौरी को लेकर नीचे आ जाए, सगाई का शुभ मुहूर्त हो गया है। और कमला मुंह बिचकाते हुए वहां से ऊपर गौरी के कमरे की तरफ चली गई थी। और ये अति महत्वपूर्ण वार्तालाप हमारे दोनों कुंवरों ने सुन ही नहीं पाई थी, इसलिए 11,000 वोल्ट का झटका उन्हें लगा तो था। ऑरेंज कलर और पिंक कलर का वही खूबसूरत लहंगा जिसे शिव ने गौरी के लिए एक नजर में ही पसंद कर लिया था, आज शिव के हर कयास को झुटला रहा था। दोनों हाथों में मैचिंग बैंगल्स और मैचिंग एक्सेसरीज पहने हुए गौरी शिव के अब तक शांत पड़े दिल को बेकाबू होकर धड़काने पर मजबूर कर रही थी। गौरी शर्म से बोझिल पलकों और कदमों के साथ एक एक सीढ़ी उतरते हुए शिव के दिल में भी कहीं गहरी उतरती जा रही थी। शर्मा कर पलकें झुकी जब उन्हें पहली बार देखा। इश्क कैसा होता है, पहली बार देखा। हम अपना करार उनके दिल में ढूंढते रहे, निगाहों से लुटता करार पहली बार देखा। हमसे हमारी ख्वाहिश मत पूछ बैठना सनम, तुझे तुझसे चुराने का जुनून पहली बार देखा। उफ गौरी, आज आप क्या सोच कर आई है हमारे सामने, जो आपके हुजूर में पहले अपनी सबसे कीमती चीज अपना दिल दांव पर लगा चुका है, तो क्या अब आप हमें चंद अकट्टी सांसें लेने के लिए भी खुद का गुलाम कर देंगी? शिव एकटक गौरी को अपनी तरफ आते हुए देखकर सम्मोहित सा बैठा हुआ था, फिर नजरें फेरकर चेहरा घुमाकर वो हौले से मुस्कुरा उठा। आइए गौरी हमारे साथ, और यहाँ बैठिए अपने शिव के पास। दमयंती जीजी का तो शायद बस ही नहीं था, वरना वो आज गौरी को अपने छोटे के साथ बिना मुहूर्त के ही भावर डलवाकर सिसोदिया निवास ले जाती। अपनी शिव, ये शब्द गौरी के कानों से होकर सीधे उसके दिल में उतर गए थे और गौरी की एक तीव्र हसरत हुई थी कि वो भी अपने बिल्कुल बगल में बैठे हुए एक नजर उसके ऊपर डालकर उसे अपनी आंखों में बसा ले, जिसे अभी अभी दमयंती जीजी ने उसका बताया है। पर दिल की हसरत पर आंखों की शर्म भारी पड़ रही थी और झुकी पलकों ने दीवार महबूब से तौबा करवा ली थी। आप यहाँ बैठिए शिव, मैं जरा अभी आया। शेखर ने शिव के कंधों को थपथपाते हुए कहा और मुस्कुराते हुए उस तरफ चला गया जहाँ रानो खड़ी हुई किसी से बात कर रही थी। गुलाबी रंग के एलाइन लॉन्ग सूट में रानो की छरहरी काया और भी कमसिन लग रही थी। सादगी से भरी सुंदरता उसके रूप को और भी सलोना बना रही थी। मैंने कहा जी सगाई की मुबारका, शेखर ने रानो की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए कहा, जबकि देख वो सामने की ओर रहा था। जी? रानो चौंक गई थी, लेकिन उसे शेखर से ऐसा कुछ भी कहने की उम्मीद नहीं थी। भी मैंने कहा कि शिवरी की सगाई की मुबारका। शेखर ने शरारत से मुस्कुराकर बात संभाल ली थी। ओ आपको भी? रानो ने राहत की सांस ली। ये हमदर्द का दवाखाना मुझसे इतना सटकर क्यों खड़ा है? रानो को डर लग रहा था कि कहीं शेखर अपने आंखों के स्टेथोस्कोप से उसके दिल की अनियंत्रित हो रही धड़कनों को धड़कते हुए ना जान ले, जबकि अभी तक वो इस बात से अनजान थी कि आखिर क्यों उसका दिल एकदम से तेजी से धड़क उठा था। अभी कुछ देर पहले तक तो सब ठीक था उसके साथ, फिर अब क्या आफत आ गई? वैसे आप मेरे गिफ्ट के बगैर भी बहुत खूबसूरत लग रही है, ठीक बिल्कुल वैसी जैसा कि मैं सोच कर आया था। शेखर का उसके चुपके चुपके छेड़ना उसकी सांवली रंगत पर गजब निखार ला रहा था। तो हमदर्द दवाखाना मेरे बारे में पहले से ही सोच कर आया था, मतलब वो रास्ते भर मेरे बारे में ही सोचता रहा। हाँ, पता नहीं क्यों पर ये ख्याल रानो के मन को अंदर ही अंदर गुदगुदाए दे रहा था। सॉरी डॉक्टर साहब, पर मैं इतनी जल्दी आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। रानो का ध्यान सहसा ही शेखर की गिफ्ट वाली बात पर चला गया था। अजीब, गिफ्ट की किसे पड़ी है, रखिए, पर हाँ अगर आप पहनती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। रानो शेखर के चेहरे की तरफ विस्मय से देख रही थी। क्या होगा अब कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड 42। अजी गिफ्ट की किसे पड़ी है, रखिए उसे आप, पर हाँ अगर आप पहनती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। रानो शेखर के चेहरे की तरफ विस्मय से देख रही थी। ऐसे मत देखिए आप मुझे, ट्रस्ट मी रानो, मेरी दोस्ती किसी गिफ्ट की मोहताज नहीं है। इतनी काबिलियत तो है मुझमें कि मैं अपने लिए एक प्यारा सा काबिल दोस्त चुन ही सकता हूँ, और जिसे मैंने चुना है वो भी मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। और वो क्या है ना कि मेरी माँ कहती है कि जिंदगी में औरत का सम्मान करना हर हाल में, चाहे वो किसी भी रूप में हो,
औरत का हर रूप अपने आप में संपूर्ण होता है और सबसे बड़ी बात, औरत के बिना सृष्टि का सृजन संभव ही नहीं है। तो जो सृष्टि सृजन करता है उसका तिरस्कार कैसे किया जा सकता है? इसके लिए आपको गिफ्ट दिया था बस। शेखर ने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी और रानो की आंखें और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई। आपको नहीं लगता कि आपको डॉक्टर नहीं फिलोसोफर होना चाहिए था? वैसे किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए काफी मेहनत लगी होगी ना, इतनी कठिन मतलब वाली लाइंस को याद करने में। रानो ने शेखर के जमे जमाए इंप्रेशन पर पानी फेर दिया। शेखर बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी कही गई हर लाइन का मतलब बिल्कुल साफ साफ पता है और ये मेरी लाइफ का मोटिवेशन है, किसी लड़की से फ्लर्ट करने का पास नहीं। आप तो शायद बुरा मान गए, मेरा वो मतलब नहीं था। रानो को लगा कि शायद शेखर को उसकी कही बात खराब लग गई। बिल्कुल नहीं, मैं कूल डूड हूँ, बिल्कुल माही की तरह। मुझे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता है, पर अगर आता है तो फिर मैं दादा बन जाता हूँ, एकदम अग्रेसिव, या फिर कोहली जो आंखों ही आंखों में सबको जलाकर अपना जवाब देता है। शेखर की कही हुई आधी बात इस बार सच में रानो के सर के ऊपर से गई थी। ये माही, दादा, कोहली कौन है? आपकी फ्रेंड्स? रानो ने इतना कहा ही था कि शेखर हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। तो रानो बोली, मैंने कोई जोक मारा है जो आप इस तरह से पतंजलि दंतकांति का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर? आपको सच में नहीं पता कि ये लोग कौन है? शेखर फिर से हंसने लगा। रानो का मन कर रहा था कि वो शेखर के दांतों को हथौड़े से तोड़ दे। कमबख्त जरा सी बात पर इतना हंस रहा है जैसे मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए था। देखो, अगर आप और हंसे ना फिर मैं आपके दांत तोड़ दूंगी। रानो आखिर अजीज आ गई थी शेखर के हंसने से। अरे मेरी भोली भाली रानो जी, नील कमल और अपनी किताबों की दुनिया से बाहर आकर भी कभी झांक कर देख लिया कीजिए। वो क्या है ना कि आपकी इन दोनों दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जिसे लोग क्रिकेट कहते हैं, और ये जो माही है, दादा है और कोहली है ना, वो क्रिकेट की दुनिया के जगमगाते हुए सितारे हैं, समझिए आप। शेखर बेख्याली में रानो को उसके दोनों कंधों से पकड़े हुए उसे इतने आराम से माही, दादा और कोहली के बारे में बता रहा था कि एक पल को तो रानो भी ये भूल गई थी कि शेखर उसे अपने दोनों हाथों से थामे हुए हैं और वो दोनों इस समय शिवरी की सगाई पार्टी में खड़े हैं। देख रही हैं आप जानकी? लगता है शिव के बाद अब शेखर का नंबर लगाना ही पड़ेगा आपको। सुनत जी ने मुस्कुराते हुए जानकी जी का ध्यान एक दूसरे से मुस्कुराकर बातें करते हुए शेखर और रानो की तरफ कर दिया था। आप सच कह रही है जीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि शेखर कभी किसी लड़की से बात भी कर सकता था। शुक्र है महादेव का जो आखिर इसे कोई लड़की पसंद तो आई, वरना हर बार कोई ना कोई कमी निकाल कर ये हर लड़की को रिजेक्ट ही कर देता है। जानकी जी को भी शेखर के लिए रानो पसंद आ ही गई थी। इस बात से अनजान के फिलहाल वो दोनों अपने लिए नहीं बल्कि शिवरी के लिए मुस्कुराते हुए आपस में बात कर रहे थे। भले ही शेखर के मन में रानो के लिए पसंदगी हो, पर रानो का मन तो अभी भी हाँ या ना में अटका हुआ था। ये आपने अच्छा नहीं किया शेखर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। राघवेंद्र सिंह अपने किसी भी दुश्मन को सांस लेने के लिए ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं छोड़ता है, और आपने तो हमसे खुलेआम पंगा लिया है। पर अचानक ही राघवेंद्र के दिमाग में कुछ कौंधा था और वो परेशान हो गया था एकदम से। और इतना पुराना वाकयात भला शेखर को कैसे मालूम हो सकता है? उस वक्त हम तो सही से ना तो सिंहज को जानते थे और ना ही सिसोदियास को। हाँ, दमयंती के जरिए हम सिसोदियास में जान पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे और इस सब में अडंगा डाल रहा था वो। पता नहीं कहां से उसे हमारे इरादों की भनक लग गई थी और वो ये बात सुनैना और बलराज सिंह सिसोदिया को बताने जा रहा था। तो फिर हम क्या करते? हमें उन दोनों को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ा, एक को डायरेक्टली और दूसरे को इनडायरेक्टली। पर शेखर को ये कैसे पता कि हमने उसकी ड्रिंक में ड्रग मिलाया था? ये हमें इस शेखर को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसकी पूरी जन्म कुंडली निकलवानी पड़ेगी हमें। पर राघवेंद्र का पेट तेज मरोड़ से चरमरा गया था और वह अपने पेट पर हाथ रखकर एक बार फिर से वॉशरूम की तरफ भाग खड़ा हुआ। वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ राघवेंद्र जहरीली नाक की तरह फूंका रहा था। हमें यहाँ फंसाकर आप गौरी से सगाई नहीं कर सकते हैं शिव। शेखर, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। पहले यहाँ से तो बाहर निकलिए जीजा सा। रही बात शिवरी की, तो वो दोनों तो सगाई करने जा रहे हैं और मेरा ठिकाना आपको पता है जीजे, जब दिल करे तब आ जाना। शेखर धनराज के पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। राघवेंद्र के हाल खबर लेने के लिए शेखर एक अर्जेंट कॉल का बहाना करके बाहर 5 मिनट की दूरी पर बने हुए आउट हाउस की तरफ चला आया था। जीजे, थोड़े मैनर्स सीखिए आप, इस तरह से कोई करता है क्या? रात में क्या खाया था? उफ। शेखर नाक पर हाथ रखकर हंसते हुए वहां से अंदर चला गया। उसके जाने के बाद राघवेंद्र बोला, कमला, हाँ कमला को फोन करता हूँ, वो किसी तरह से बातों में उलझाकर दमयंती को उससे सगाई की अंगूठी लेकर गायब कर दे। जब सगाई की अंगूठी ही नहीं होगी तो शिव गौरी की उंगली में पहनाएगा क्या? 20 बार वॉशरूम जाने के बाद भी अपनी दुर्दशा को भुलाकर राघवेंद्र एक बार फिर से बनाने लगा था, पर अंदर तो कुछ और ही नजारा होने वाला था। शेखर रानो के कान में कुछ कहकर मुस्कुराते हुए वहां से अलग हो गया। हालांकि शेखर ने रानो से जो भी कहा था वो हर तरह से शिवरी से रिलेटेड था, पर शेखर का उसके यूं करीब आकर खड़े होना, रानो अपनी दोनों हथेलियों को मुट्ठी बनाकर खुद में भींचे हुए खड़ी थी। जिन एहसासों को वो अपने नजदीक से भी गुजरने की इजाजत नहीं देना चाह रही थी, उन एहसासों में वो खुद को डूबने से रोक नहीं पा रही थी। मैंने आपके कान में कोई जादुई मंत्र डाला है क्या, जो आप इस तरह से खड़ी है खुद को भुलाए हुए? शेखर रानो से थोड़ी दूरी पर खड़ा सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। मैं आती हूँ अभी। रानो बुरी तरह से सकपका गई थी। शेखर जिस तरह से उसे देख रहा था, वो अपने चेहरे पर चमक रही पसीने की बूंदों को अपने हाथों से पोंछती हुई वहां से चली गई थी, जहां कमला राघवेंद्र के फोन पर दिए हुए आदेशानुसार दमयंती के इर्द गिर्द नाच रही थी। ओहो कमला काकी, आप इधर है? कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको। रानो कमला को उसका हाथ पकड़कर एक और खींच लाई थी।
अरे 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 मोड़ी, ये तुम मुझे कहाँ खींच कर ले जा रही है? कमला रानो के साथ जाते हुए भी बार बार पीछे मुड़कर दमयंती की तरफ देख रही थी, जिनके हाथों में छोटे छोटे हीरो से जगमगाती एक खूबसूरत सी अंगूठी थी, जो अभी बस सिर्फ गौरी को पहनाने वाला था। वैसे तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कुएं में धक्का दे दूं, पर दे सकती हूँ क्या? नहीं ना। रानो को ऐसे हौले हौले होठ फड़फड़ाते हुए देखकर कमला का दिमाग चकरा गया था। एक तो वैसे भी ये मुझे यहाँ खींच लाई है बिना बात के, और वहाँ बस सगाई होने ही जा रही है। अगर मैं मालिक के कहे हिसाब से काम नहीं कर पाई तो मालिक तो मेरी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे। अरे मोरी मैया, मैं गुमनामी की मौत नहीं मरना चाहती हूँ। कमला के होठ अचानक ही फड़फड़ा उठे थे और उसके माथे पर घबराहट में पसीने की बूंदें चूचुहाने लगी थी, गला सूखने लगा था। अब तुम्हारे कर्म ही ऐसे है कमला पान मसाला कि तुम तो जब मरोगी तो तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, और वो भी बहुत लंबे लंबे बदबू वाले। रानो एक बार फिर से बुदबुदा उठी थी। ए मोड़ी, तेरे होठ फिर से ऐसे हिल रहे हैं? कमला ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए रानो की तरफ देखा। अरे कच्छू ना काकी, मैं तो ये कह रही हूँ, कितना काम कर रही हो तुम सवेरे से, थक गई होगी ना। लो तुम ये ताजे ताजे फलों का बना हुआ मिक्स फ्रूट जूस पी लियो। रानो ने एक ग्लास जूस का कमला की तरफ बढ़ा दिया। कमला इतराते हुए बोली, अब तुम तो गौरी बिटिया से चिपक गई हो, तो फिर घर की और सगाई की सब जिम्मेदारी मुझे ही तो उठानी है। वैसे भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे जैसी आजकल की लड़कियों को मतलब जमेगी नहीं, तुम्हारी बस की बात ना है। तभी तो मैं तुम्हारे लिए मिक्स फ्रूट जूस लेकर आई हूँ। इतने खड़े होकर चुपचाप गटक लियो ना, तो दूसरे नौकर चाकर देखेंगे तो फिर तुम्हें देखकर मुंह बताने फिरेंगे, और हाँ हो सकता है दादी माँ से ये तुम्हारी शिकायत भी कर दे। रानो ने कमला पान मसाला को पूरी तरह से बोतल में उतार लिया था। पी लो, वैसे भी अभी तुम्हें बहुत एनर्जी की जरूरत है, बहुत काम जो करना है तुम्हें। रानो ने बात बदलते हुए कहा। कमला ने रानो की बातों से प्रभावित होकर उसका दिया गया जूस का ग्लास होठों से लगा लिया और गट गट करके पूरा जूस पी गई। जी बात, अब तुम अपना कमाल दिखाने के लिए तैयार हो कमला काकी। रानो ने शरारत से मुस्कुराते हुए कमला की पीठ थपथपाई और वहां से खाली ग्लास लेकर चली गई। इधर कमला खुद से बोली, चल कमला लग जा अपनी नौकरी में, इससे पहले कि देर हो जाए। कमला लहराते हुए उस ओर चल दी जहाँ शिवरी एक दूसरे के सामने खड़े थे, अपने अपने हाथों में सगाई की अंगूठी लेकर। गौरी, ये लीजिए अंगूठी और पहना दीजिए शिव की उंगली में। सुभद्रा जी के इशारे पर विजया जी ने एक खूबसूरत सजे हुई छोटी सी चौकोर डब्बी में गौरी के सामने कर दी। गौरी ने कांपते हुए हाथों से उस डिब्बी से अंगूठी निकाली और एक नजर शिव की तरफ देखकर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाने लगी। गौरी की दिल की हालत इस कदर उसके कंट्रोल से बाहर थी कि अंगूठी पहनाते हुए उसकी उंगलियां पूरी तरह से कांप रही थी। तभी शिव ने अपनी उंगलियों का सहारा देकर गौरी के हाथों से अपनी उंगली में सगाई की अंगूठी पहन ली। शिव का गौरी के लिए कंसर्न देखकर सुभद्रा जी खुद की आंखों में आंसू आने से रोक नहीं सकी थी, जिन्हें उन्होंने झट से पोंछ भी लिया था। ये लीजिए शिव, अब आपकी बारी है। दमयंती जीजी इतनी देर से अपने हाथों में थामी गई सगाई की अंगूठी को शिव को पकड़ाती हुई बोली। शिव ने दमयंती के हाथों से वो खूबसूरत सी अंगूठी ली और गौरी की रिंग फिंगर में पहना दी। सब ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। शिवरी के ऊपर फूलों की बरसात होने लगी और उस बरसात में शेवरा यानी कि शेखर और रानो भी शामिल थे, पर अभी उन दोनों का ध्यान इस ओर नहीं था। शिवरी ने एक दूसरे को एक नजर देखा और फिर दोनों ही मुंह फेरकर हल्के से मुस्कुरा दिए। हॉल के गेट पर जैसे तैसे आकर खड़े हुए राघवेंद्र ने जब वो नजारा देखा तो उसे लगा कि उसकी तो दुनिया ही लुट गई थी। जैसे वो गुस्से में कुछ कदम आगे बढ़ाता ही है कि एक बार फिर से अपने पेट की कुलबुलाहट से परेशान होकर वहाँ से वापस आउट हाउस की तरफ उसे लौट जाना पड़ा। ये कहाँ चले गए हैं? कितनी देर से दिखे भी नहीं है। भैया की सगाई होने के बाद दमयंती जीजी को अपने सैया की याद आई थी, पर फिलहाल वो अपनी हालत के बारे में बताने के लिए वहाँ नहीं थी और दमयंती राघवेंद्र को फोन मिलाने लगी थी, ये जानने के लिए कि आखिर आज के दिन शिवरी की सगाई से भी बढ़कर उनके लिए और कौन सा काम आ गया था जो वो वहाँ से गायब थे, और वो भी बिना किसी से कुछ कहे और सुने। शिवरी की सगाई होते देखकर कमला पान मसाला थोड़ी ही दूरी पर घबराकर गश खाकर गिर पड़ी थी और अब उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब से होने लगे थे। लग रहा था कि अब वो या तो जोर से रोने वाली है या फिर हंसने वाली है, पर जो भी हो शिवरी की सगाई में मनोरंजन तो होना ही था ना। इस बीच शिवरी को बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो चुका था और आते जाते लोगों की भीड़ में शिव और गौरी एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखते और फिर नजरें झुकाकर बैठ जाते। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। एपिसोड 43। विशिष्ट मेहमानों से खचाखच भरे हुए हॉल में सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए थे शिवरी। इतिहाई शोर शराबे के बीच दो दिल थोड़ी सी फुर्सत चाहते थे, जब वो दोनों भी एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे अपने जज्बातों को अल्फाजों की शक्ल दे सके। पर फुर्सत के पल फिलहाल उन दोनों से लगा छुपी कर रहे थे और एक के बाद एक मेहमान उन दोनों को बधाई देने और उनके साथ एक फोटो क्लिक करवाने के लिए आते ही जा रहे थे। सुनैना जी और दमयंती जीजी ने गौरी के हाथों में एक जड़ाऊ सेट का बॉक्स थमा दिया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा कि गौरी, ये सिसोदियास का खानदानी जड़ाऊ हार है जो शिव की दादी सा ने हमें दिया था जब हम सिसोदिया खानदान में बहू बनकर आए थे, और अब से ये आपकी अमानत है। हम चाहते हैं कि जब शिव आपको वरने आए तब आप हमारे भेजे गए लहंगे के साथ यही जड़ाऊ सेट पहने, हमें बहुत खुशी होगी। जी मासा, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। गौरी ने एक हाथ से वो बॉक्स संभालते हुए दूसरे हाथ से सुनैना जी और दमयंती जीजी के पैर छू लिए थे। हमेशा खुश रहिए हमारी बच्ची, बस महादेव से इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से ये 20 दिन और पलक झपकते ही बीत जाए और आप हमारे घर आंगन में आकर उसकी शोभा बढ़ाएं। सुनैना जी ने गौरी के दोनों गालों को प्यार से अपने हाथों से छूते हुए कहा, और आप तो हमारे गले लग जाइए गौरी। वो क्या है ना कि अभी हम मासा की कैटेगरी में शामिल नहीं हुए हैं,
हाँ, छोटे से थोड़े बड़े हैं, पर इतने भी नहीं कि आप हमारे पैर छुए। दमयंती जीजी ने गौरी को लाड लड़ाते हुए अपने गले से लगा लिया था। जीजी सा, सगाई हमारी भी हुई है, और अगर आपको यकीन ना हो तो ये रहा सबूत। शिव ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी सगाई वाली उंगली दमयंती के सामने कर दी और बोला, आप हमें गले नहीं लगाएंगे क्या? जरूर छोटे, आप दोनों ही हमारी जान से प्यारे हैं। दमयंती ने गौरी और शिव दोनों को अपने गले से लगा लिया और दमयंती के गले लगे हुए शिव की उंगलियों ने धीरे से गौरी की उंगलियों को छू लिया। दोनों की नजरें थोड़ी देर के लिए आपस में उलझ गई और गौरी की उंगलियां संकोचवश पीछे की ओर सिमट गई। मुबारक हो दीदी और जीजा सा। पता नहीं कहां से खिलखिलाती हुई रानो आई और उसने शिवरी के हाथों में एक एक गुलाब पकड़ाते हुए उन दोनों को सगाई की मुबारकबाद दे दी। शुक्रिया रानो, पर हमें आप एक बात बताइए, आज आपने हमसे कुंवर सा नहीं कहा? शिव ने सहजता से मुस्कुराते हुए रानो से पूछा। वो तो मैंने दीदी से पहले ही बता दिया था और आज आपको भी बता रही हूँ। मैंने पहले ही सोच लिया था कि सगाई से पहले तक आप मेरे लिए कुंवर सा रहेंगे, सगाई के बाद आप मेरे जीजा सा बन जाएंगे, इसलिए आज से मैं आपको जीजा सा ही बुलाऊंगी। रानो मुस्कुराते हुए बोली, माफी चाहते हैं दीदी और जीजा सा, हम आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सके, पर शादी में आपको आपका गिफ्ट जरूर देंगे हम। आपका गिफ्ट हम पर उधार रहा। रानो का ध्यान शिवरी के अगल बगल खड़े हुए और रखे हुए गिफ्ट्स पर चला गया था। आपने तो हमें अपनी पूरी की पूरी दीदी ही दे दी है रानो, अब हमें आपसे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, ना ही अभी और ना ही बाद में। शिव ने कनखियों से गौरी की तरफ मुस्कुराकर देखा और एक प्यार भरा हाथ रानो के सर पर फेर दिया। गौरी दीदी तो हमेशा से आपकी अमानत थी मेरे पास, भला मैं कैसे उन्हें आपको नहीं सौंपती? रानो ने गौरी को एक हाथ पकड़कर शिव के हाथों में थमा दिया था। रानो तो वहां से उठकर चली गई थी हंसते हुए, पर गौरी थोड़ा सकुचाते हुए शिव के हाथ से अपने हाथ को धीरे धीरे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। पर आज पता नहीं शिव भी किस मूड में बैठा था, और दिन होता तो शायद शिव गौरी के हाथ में अपना हाथ लेता ही नहीं, और अगर लेता भी तो अब तक उसके हाथ को अपनी कैद से आजाद कर देता। पर आज शिव ने गौरी की कसम साती हथेली को अपनी हथेली में और कसकर जकड़ लिया था। बात मुद्दतों की ये घड़ी मेरे नसीब में आई है। उनका हाथ है मेरे हाथों में और आंखें उन्हें तसव्वुर में देखकर मुस्कुराई है। करीब बैठे हैं वो हमारे और दुनिया जन्नत सी नजर आई है। शिव ने बिना कुछ कहे ही गौरी को बता दिया था कि वो फिलहाल तो उसका हाथ छोड़ने वाला नहीं था। आखिर हाथ भी तो उसकी नई नई बनी साली साहिबा ने पकड़ाया था। इधर शेखर ने वहाँ सब इंतजाम कर दिया था शिवरी की सगाई में आने वालों के उल्टू मनोरंजन का। वैसे तो सगाई में डीजे का इंतजाम नहीं किया गया था, पर फिर भी शेखर ने अपने फोन की प्लेलिस्ट का कनेक्शन ब्लूटूथ के जरिए लिविंग रूम में एक कोने पर रखे गए होम थिएटर सिस्टम से कर दिया था। ये लीजिए, मैंने मेरे हिस्से का काम कर दिया है और अब आपको अपने हिस्से का काम करना है रानो जी। शेखर ने उसे अपना फोन पकड़ाते हुए कहा। मेरा काम, और वो भी आपके फोन पर? रानो आज कुछ ज्यादा ही शेखर की नजदीकियों से घबराकर कुछ न कुछ बोली जा रही थी। जी बस मन कर रहा है कि आज मैं आपके इशारे पर नाचूं। शेखर ने शरारत से रानो की तरफ देखा। जी। रानो उसकी तरफ से 2 कदम पीछे हट गई। जी। शेखर उसकी तरफ फिर से 2 कदम आगे बढ़कर बोला, ऐसे तो मैं जिंदगी भर आपके इशारे पर नाचने को तैयार हूँ, बस एक आपकी हाँ चाहिए। मैं सॉन्ग प्ले करती हूँ, पहले नाच कर दिखाइए, तब तो पता चलेगा कि आपका पार्टनर मैं बनूंगी या फिर कोई और बंदरिया। रानो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली और शेखर की तरफ मुस्कुराकर देखकर आगे चली गई। नॉट बैड रानो जी, डांस तो आपको मेरे साथ ही करना पड़ेगा। अब तो चाहे फिर मैं शेखर धनराज बनकर नाचूं या फिर मैं बंदर बनकर। शेखर अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसके पीछे पीछे चला गया था। इधर कमला उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। कभी किसी के लिए ले जाई जा रही ड्रिंक को खुद उठाकर पीने लगती, तो कभी वहां लटक रही फूलों की लड़ियों में से फूल निकाल कर उसे पहले सूंघती और फिर उसे तोड़कर अपने ऊपर ही डाल लेती। ये कमला पागल हो गई है क्या? ऐसी हरकतें कर रही है जैसे खुद के वश में ही नहीं है। काम धाम तो वैसे भी इसकी बस का नहीं है, और ये ऐसी हरकतें देख लो इसकी। महादेव बस ये सगाई सही से निपट जाए, फिर हम देखते हैं इसे। अपनी जगह पर खड़ी हुई सुभद्रा जी कमला की एक एक हरकत को नोट कर रही थी और मन ही मना रही थी कि कहीं ये कमला कुछ गड़बड़ ना कर दे। पता नहीं, अभी तक तो भली चंगी घूम रही थी और अब देख लो अपने ही होश में नहीं है ये। रानो मुस्कुराती हुई गौरी के पास जाकर बैठ गई थी और तभी हॉल की सभी मेन लाइट्स ऑफ हो गई और एक मेन लाइट की फोकस गौरी से होते हुए रानो पर ठहर गई थी। रानो की आंखें एकदम से रोशनी पड़ने पर चुंधिया गई थी और वो आंखें झपकाकर इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे लगा कि उसके सामने मुस्कुराता हुआ शेखर खड़ा था और वो आंखें फाड़े सामने देखने की कोशिश करने लगी। भाभी साहब, विथ योर ड्यू रिस्पेक्ट, क्या मैं आपकी छोटी बहन को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? शेखर ने जानबूझकर अधूरी बात छोड़ दी थी और उसकी बात सुनकर शिव मुस्कुरा गया था। वो जानता था अपने दोस्त को भी और उसकी शरारतों को भी, लेकिन गौरी और रानो शेखर की तरफ हैरानी से देखने लगी थी। घबराइए मत ब्यूटीफुल गर्ल्स, अभी तो सिर्फ डांस करने के लिए साथ लेकर जाना चाहता हूँ, बाकी इरादे तो मेरे आगे के लिए भी बड़े नेक ही है, अगर कोई चाहे तो। शेखर ने शरारती ढंग से रानो की तरफ देखा और मुस्कुरा पड़ा। ले जाइए इन्हें, बस याद रखिएगा कि ये रानो है, गौरी नहीं। गौरी ने हंसते हुए कहा तो शेखर भी मुस्कुरा पड़ा और बोला, मैं तैयार हूँ भाभी साहब। वो क्या है ना कि जब ओखल में सर दे ही दिया है तो फिर मुसल की मार से क्या डरना है ना। शिवरी शेखर की बात सुनकर हंस पड़े थे और रानो बुरी तरह से अपना मुंह बनाते हुए वहां से उठकर चली आई थी। ये दीदी भी ना बस सगाई हुई ने कि अभी से पाला बदलकर जीजा सा की तरफ से हो गई है और उस हमदर्द दवाखाना के लिए इतना प्यार दिखा रही थी, और वो खबोड़, इसे तो मैं बताती हूँ, ये मुझे मुसल कर रहा था या फिर ओखल।
रानो सोच में पड़ गई थी कि अचानक से वो वहाँ जहाँ खड़ी थी वहाँ की लाइट बंद होकर एक बार फिर फोकस रानो पर हो गया था। पर इस बार रानो के साथ शेखर भी था उस फोकस में। रानो ने शेखर की तरफ देखा और वहाँ से जाने लगी, पर इससे पहले कि रानो वहाँ से जा पाती, शेखर ने उसके हाथ को कोहनी से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने करीब करते हुए बोला, इस बार नहीं रानो, और वैसे भी आपकी दीदी से परमिशन लेकर आया हूँ, तो अभी के लिए तो आप मेरी पार्टनर ही है, आगे की तो बात की बात है। रानो खुद को शेखर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक म्यूजिक स्टार्ट हो गया और शेखर ने उसके कान में धीरे से कहा, लेट्स डांस फॉर आवर लवली शिवरी। खुद के लिए डांस करने में भी टाइम है और मुझे कोई जल्दी नहीं है रानो जी। रानो ने चौंक कर शेखर की तरफ देखा। क्या होगा आप कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। एपिसोड 44। शेखर ने उसके हाथ को पकड़कर अपने चारों ओर गोल घुमा दिया और उसके बेहद क्लोज होकर डांस करने लगा। शेखर रानो को टीज करते हुए उसे आड़े तिरछे तरीके से बस घुमाए जा रहा था और रानो को अब गुस्सा आ रहा था। रानो भी कहाँ कम पड़ रही थी, वो भी हर तरह से शेखर को चिढ़ाकर अपना गुस्सा निकाल रही थी। शेखर रानो की हरकतें देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था और उन दोनों की ये अजीब सी नोकझोंक वाला डांस देखकर सुभद्रा जी, विजया जी, सुनैना जी, दमयंती जी और जानकी जी सब लोग मन ही मन मजे ले रहे थे। इसके बाद शेखर ने रानो को खुद से सटा लिया और उसे अपने पास लाकर उसके हाथ को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगा था। रानो ने शेखर की हरकतों से तंग आकर उसके फोन की प्लेलिस्ट में चल रहे उस गाने को चेंज कर दिया था और शरारत से मुस्कुराते हुए शेखर की तरफ देखा और भागकर शिवरी के पास चली गई। कीजिए दीदी और जीजू सा, मैंने आप दोनों की खुशी के लिए डॉक्टर साहब के साथ डांस कर लिया, पर अब आप दोनों का नंबर है। रानो ने अपने एक एक हाथ से शिव और गौरी को उठाया और दोनों को हॉल के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। उफ, आपने मेरी फीलिंग्स का भले ही फालूदा बना दिया हो रानो जी, पर ये काम आपने बहुत अच्छा किया जो शिवरी को डांस करने के लिए मना लिया आपने। शेखर रानो की अदाओं पर हर बार अपना थोड़ा थोड़ा करके दिल हारे जा रहा था। अरे पर रानो जी, हम कैसे? शिव को अपनी नहीं पर गौरी के लिए हिचक लग रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, जब मेरी जैसे नॉन डांसर हाथ पैर चला सकती है तो फिर आप दोनों तो कितना अच्छा डांस करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जल्दी से एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ दे दीजिए और शुरू हो जाइए। रानो ने मुस्कुराते हुए शिवरी के हाथों को एक दूसरे के हाथों में थमा दिया और वहाँ से चली गई। गौरी, आर यू ओके? शिव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। हम ठीक है शिव। गौरी की आवाज सुनकर शिव को थोड़ी सी राहत तो मिली, पर वो अभी भी उसे कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो हम वापस चलते हैं। शिव ने गौरी के हाथ को अपने हाथ में लेकर वहाँ से चलने के लिए कहा। हम आज बहुत दिनों बाद इतने खुश हुए हैं और हम हमारी खुशी को और बढ़ाना चाहते हैं, वो भी आपके साथ। गौरी ने नजरें उठाकर जो एक बार शिव की तरफ देखा तो शिव फिर और कुछ कह ही नहीं पाया। आपकी खुशी के लिए तो हम खुद बिकने को तैयार है गौरी, शिव ने मन ही मन कहा और गौरी के करीब जाकर बोला, चलिए फिर अपनी खुशी को और बढ़ाते हैं। गौरी ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरे हाथ को शिव के हाथ में रख दिया। दोनों डांस करते हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे कि किसी की भी नजरें उन दोनों के ऊपर से सेकंड भर के लिए भी नहीं हट रही थी। गौरी जितना शिव के दूर जाकर डांस करने की कोशिश कर रही थी, शिव उसे अपने उतने ही करीब खींचे ले रहा था। शिव ने एक बार फिर से गौरी को अपने चेहरे के करीब खींच लिया था और उसकी आंखों में देखने लगा था। फिर शिव ने गौरी के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा था। गौरी नजरें झुकाए शिव के हाथों पर अपने हाथ रखे हुए उसके एकदम करीब ही खड़ी थी। शिव धीरे धीरे गौरी के करीब आ रहा था और गौरी की पलकें शर्म से बोझिल होकर बंद हुई जा रही थी। के बाद शिव ने बहुत प्यार से गौरी के सर को चूम लिया था। दोनों एक दूसरे के सर से सर जोड़कर कुछ सेकंड्स यूं ही खड़े रहे थे और बाहर हॉल के दरवाजे पर अपनी दुर्दशा के बीच राघवेंद्र उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर दरवाजे को अपनी उंगलियों के नाखूनों से कुरेदे जा रहा था। गाना खत्म हो चुका था पर शिवरी को एक दूसरे के सिवाय आज किसी का होश ही नहीं था। जब पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा तब दोनों को होश आया और दोनों शर्माते हुए एक दूसरे से छिटक कर खड़े हो गए। मारी लाडो, महादेव हर बुरी नजर से बचा कर रखे। सुभद्रा जी ने गौरी को अपने गले से लगा लिया। भद्रा मासा, ये लीजिए हमारी तरफ से, गौरी की नजर उतारकर मंदिर में और गरीबों में दान करवा दीजिए। सुनैना जी ने नोटों से भरे थाल को गौरी के माथे से छुलवाया और उसे सुभद्रा जी की तरफ बढ़ा दिया। बिल्कुल सुनैना जी, हमारी भी कुछ ऐसी ही इच्छा है। सुभद्रा जी ने सुनैना जी के हाथों से वो थाल ले लिया और अपनी सेविका को पकड़ा दिया। छोटे, आज हम आपको बता नहीं सकते कि आपको फिर से 2 साल पहले वाले रूप में देखकर कितने खुश है। आप और गौरी हर तरह से एक दूसरे के पूरक है। हमेशा एक दूसरे के साथ यूं ही मुस्कुराते हुए बने रहिएगा। हम आपके लिए महादेव से यही मांगेंगे। गौरी, आप हमेशा हमारी छोटी के साथ रहना। वक्त बीतते बीतते आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बीते समय में जो कुछ भी हुआ था उसमें शिव की कोई गलती नहीं थी। उनके दिल में आप ही थी शुरू से और आपकी जगह और किसी ने कभी भी नहीं ली और वो ले भी नहीं पाई थी आपके उनसे दूर जाने के बाद भी। दमयंती की आंखों में नमी उतर आई थी। गौरी ने एक नजर उठाकर चुपके से शिव की तरफ देखा था जो चेहरे पर उदासी के बाद भी मुस्कुराहट लिए हुए दमयंती की आंखों की नमी पूछ रहा था। इनसे दूर हुए तो अब हम भी जी नहीं पाएंगे जीजी। शिव के पास में चाहे जो हुआ हो वो हमारे लिए अब जरूरी नहीं है जानना। अब तो हम इनके साथ अपना आज और आने वाला कल बिताना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ और एक दूसरे का सहारा बनकर। गौरी मन ही मन शिव के लिए अपनी फीलिंग्स बयां कर रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू ढुलक कर उसके गालों को भिगा गए।
अभी वो लोग कुछ और भी बातें करते कि अचानक से पीछे की तरफ से शोर होने लगा और सबका ध्यान उस ओर चला गया। लो कर लो बात। जिस बात का डर था वही हो गया। कमला के सर पर नशा अब हावी हो चुका था और वो हर वेटर को रोक रोक कर पूछ रही थी, ए गाना कहाँ बज रहा था, किसने बंद किया? मेरा भी मन हो रहा है डांस करने का, जे गाना कहाँ से चलेगो? ओफो कमला, कमला ये क्या हरकत कर रही हो? अभी तुम होश में नहीं हो। पता नहीं तुमने ये नशा कहाँ से कर लिया। इस पार्टी में तो हमने अल्कोहल बैन कर रखा था, फिर तुमने कहाँ से नशा किया? सुभद्रा जी कमला को आंखों से डपटते हुए बोली, दादी माँ सा। शेखर थोड़ा हिचकते हुए सुभद्रा जी के पास आया था। जी कहिए शेखर। सुभद्रा जी शेखर की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, अब वो मैं कह रहा था कि अगर इनका मन है तो इन्हें डांस करने देते हैं ना। आज के इस मौके पर तो हर किसी को अपनी खुशी जाहिर करने का मौका मिलना चाहिए, है ना? शेखर ने कहा जरूर था, पर उसे लग नहीं रहा था कि सुभद्रा जी इतनी आसानी से उसकी बात मानेंगी भी या नहीं। हाँ दादी मासा, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। कमला काकी अभी थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि उन्हें भी गौरी दीदी की सगाई में डांस करना है। आखिर गौरी दीदी उनके लिए भी तो कितनी खास है ना। रानू ने भी मौका देखकर कमला की सिफारिश कर दी थी, लेकिन इससे पहले कि सुभद्रा जी कुछ हाँ या ना करती, हॉल में अचानक ही म्यूजिक स्टार्ट होने का हंगामा हो गया और सुभद्रा जी के साथ साथ रानू और शेखर दोनों ही उस ओर देखने लगे जिधर से आवाज आ रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ बड़ी मालकिन, और आज मैं अपनी खुशी रानू और शेखर बाबू की तरह नाच करके जाहिर करूंगी। रे डीजे वाले गाना तो चलाओ। कमला ने होम थिएटर सिस्टम के पास खड़े एक लड़के की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। उसे वो लड़का डीजे वाला लग रहा था नशे की हालत में। शेखर ने उस लड़के को दूर से ही इशारा कर दिया था और खुद अपनी फोन की प्लेलिस्ट में कमला के हिसाब से गाना सर्च करने लगा और थोड़ी ही देर में कमला के पैर शेखर के बजाय गाने पर इधर उधर उल्टे सीधे तरीके से रखने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप शेखर? आज आपके अंदाज हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। पहले जीजा सा और अब कमला काकी, क्या करने जा रहे हैं आप? शिव ने मौका पाकर शेखर को अपने पास बुला लिया था। अजी रहने दीजिए ना कुंवर सा, अंदाज तो आज आपके कातिलाना लग रहे हैं मुझे। आज आपने जिस तरह से भाभी सा के सामने दिल खोल कर रखा है ना, कसम महादेव की, दिल लूट लिया आपने। शेखर ने शिव की तरफ एक आंख विंक करते हुए कहा, अजय अभी दिल खोला है हमने। हम तो अभी एक अदद मौके की तलाश में हैं जब हम गौरी के सामने अपने दिल को खोल कर रखते हैं और उन्हें अपने दिल का हाल कहाँ सुनाएं। शिव ने शेखर के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर उसे धीमे से दबा दिया और दमयंती और सुनैना जी के साथ बैठी हुई गौरी की तरफ प्यार से देखने लगा, जो पलके झुकाए दमयंती से बात करते हुए मुस्कुराई जा रही थी। इधर कमला पान मसाला अपने जलवे बिखरने को तैयार हो गई थी और उधर बाहर दरवाजे से झांक रहे कुंवर राघवेंद्र सिंह कमला की इस हरकत पर आग बबूला हुए जा रहे थे। ये कमला एक काम ढंग का नहीं कर सकी और अब देख लो एक और तमाशा करने के लिए तैयार है ये बेवकूफ औरत। क्या होगा आप कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। एपिसोड 45। शिव को चुपचाप बैठकर तमाशा देखने का इशारा करके शेखर शरारत से मुस्कुराते हुए उस ओर चला गया जहां होम थिएटर सिस्टम के पास खड़ा हुआ लड़का उसके ही सिग्नल का इंतजार कर रहा था। आओ कमला काकी, तुम यहाँ खड़ी हो जाओ। रानू अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए नशे में झूम रही कमला को अपने साथ हॉल के बीचों बीच ले आई थी। अरे रानो, तुम मोए कितने ले आई है मोड़ी? इतने गानों कहाँ बज रहे हो? मोए बड़ी जोर को डांस आ रहो। कमला नशे में लड़खड़ाती सी इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। सत्यानाश हो तेरा कमला, जब संभलती नहीं है तो फिर पीती ही क्यों है? खुद का होश नहीं है इससे, और मेरा काम क्या खाक करेगी? 2 घंटे में 20 दफे वॉशरूम का मुंह देख चुके नागवेंद्र का फन अब उठ भी नहीं पा रहा था, पर वो नाग ही क्या जो मरते दम तक भी फुकारना नहीं छोड़े और जहर उगलना बंद कर दे। और इसीलिए अब भी वो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि अपने साथ लाई गई पेन ड्राइव को वो गौरी तक पहुंचा देगा, जिसे देखने के बाद गौरी शिव से शादी करने से खुद ही मना कर देगी। अरे कमला काकी, इतने तो आ जाओ मेरे संग। रानू ने कमला को अपने नजदीक खड़ा करके उसकी तरफ हंसते हुए देखकर कहा, लकी यार कमला पान पसंद, मेरे अलावा हर किसी के साथ हंस हंस कर बात कर लेगी ये डकी। बस मुझे देखते ही याद आता है कि इसका एक खूबसूरत सा मुंह आड़ी तिरछे ढंग से भी बनाया जा सकता है। रानू को कमला के साथ मुस्कुराते हुए देखकर शेखर उसे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। ए लड़की, ये डीजे वाओ कहाँ चला गए हो? जा मैं आग लगे, डांस ना करवा दे रहे हैं जो मोए। कमला रानू की हाथों की पकड़ से आजाद होकर फिर से डीजे वाले लड़के मतलब शेखर की तरफ देखने लगी थी। अरे कमला काकी, मैं तो कह रही थी कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, एक फोटो तो बनता है ना मेरे साथ। रानू ने अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर दिया था। तुम मेरे संग फोटो लोगी? सच में? कमला को नशे की हालत में इतना भी याद नहीं था कि रानू उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वो हैरान होकर रानू की तरफ देखती है और फिर हंसते हुए बोली, ओके आई रेडी, 1 पोज टुगेदर। रानू ने कमला के साथ एक फोटो क्लिक की और हंसते हुए वहां से चली गई। और तभी शेखर ने अपने फोन की प्लेलिस्ट से एक मस्त गाना प्ले कर दिया और कमला के पास आकर बोला, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, मतलब डांस कर ले हो कमला काकी। ये मोड़ा भी ना और कभी समझ में ना आओ, अच्छा बोलो नाम को बदल कर सिमरन कर दो। और फिर गाने के बोल पर कमला के पैर थिरकने लगे। इधर कमला ने डांस शुरू कर दिया और उधर सिंग्स और सिसोदियाज सबके सब अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे थे। ये कमला को क्या सूझा है जो इस तरह की हरकतें कर रही है? सुनैना जी ने सुभद्रा जी की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, अब क्या बताएं हम, इन्हें हमने कहा था कि अपने कमरे में जाकर आराम करे, सुबह बात करेंगे, पर इन्हें तो अपने मन की करनी होती है हर वक्त। सुभद्रा जी को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था नील कमल की मुख्य सेविका को क्यों ठुमके लगाना, और वो भी सबके सामने।
ये कमला काकी है ना? बुआ दादी सा जरा हमें चोटी तो काटिए। दमयंती जी हैरानी से आंखों फाड़े कभी कमला को देख रही थी और कभी विजया जी की तरफ देखकर अपने सवाल का जवाब जानना चाह रही थी। हमें भी कोई बता दे कि ये कमला ही है या फिर आज इनके अंदर गीता दत्त की आत्मा प्रवेश कर गई है। विजया जी खुद हैरान सी बैठी हुई बस कमला के लटके झटके देख रही थी। सबसे पीछे की तरफ एकदम दरवाजे की चौखट से झांक रहे कुंवर राघवेंद्र सिंह अपने गुड़गुड़ाते हुए पेट पर हाथ रखकर कमला को डांस करते हुए देख रहे थे। और सच में इस समय मन तो उनका भी यही हो रहा था कि कमला के दोनों गालों पर एक एक पंच तबियत से धरकर उसका सारा नशा हिरन कर दे। पर बेचारे अभी ज्यादा तेज आवाज में बोल भी नहीं सकते थे। चलना या फिर हाथ चलाना तो बहुत जोखिम भरा था उनके लिए। और एक बार फिर से उनके पेट में अंदरूनी उथल पुथल शुरू हो गई और वह अपने पेट पर हाथ रखकर मन ही मन शेखर को गरियाते हुए फिर से अपने ठिया पर चल दिए थे। उधर शेखर ने एक बार फिर से कमला काकी के लिए दूसरा गाना प्ले कर दिया था और कमला काकी जो अब तक ओल्ड इज गोल्ड की गीता दत्त बनी हुई थी अब ईला अरुण बन गई थी 90s की। अरे कोई इन्हें रोको, नहीं तो हम अपना सर पटक देंगे कहीं। ये क्या कसब कर रही है? सुभद्रा जी गुस्से से कमला को घूरते हुए बोली। रानू ने शेखर को इशारा कर दिया था कि अब नौटंकी का समापन कर देना चाहिए, नहीं तो दादी माँ को ये पता करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि इस सब मनोरंजन के पीछे हमारा हाथ था। कमला तो बस बेचारी बहक गई थी थोड़ी सी। शेखर ने इशारे से एक दूसरे सेवक को बुलाया और बेतरतीब तरीके से हाथ पैर चला रही कमला को वहां से समेट कर ले जाने के लिए बोल दिया। अरे जे तुम मुझे कितने ले जा रहे हो? अब तो मुझे और डांस करना है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज गौरी बिटिया की सगाई जो हो गई है। कमला खुद को उस सेवक की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली जा रही थी, पर फिर धीमे धीमे बुदबुदाते हुए उसकी आवाज बंद हो गई और वो उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। चलो कम से कम बवाल शांत तो हुआ। शेखर बेध्यानी में रानू के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाकर खड़ा हो गया था। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि आपको मरीजों से ज्यादा इलाज की जरूरत है? रानू ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। इलाज? पर मुझे क्या हुआ है रानू जी? शेखर जानबूझकर उसके कंधे पर अपनी कोहनी को जमाते हुए बोला। आपकी आंखें सही से काम नहीं कर रही है लगता। रानू ने अपनी आंखों को अपने कंधों पर ले जाते हुए कहा। सही कह रही है आप रानू जी, जब से इन आंखों ने आपको देखा है ना, आपके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है इन्हें। अब समझ में नहीं आता है कि ऐसा ये जानबूझकर कर रही है या फिर सच में मेरी आंखों में आपका ही चेहरा बस गया है। मुझे सच में इलाज की बहुत सख्त जरूरत है रानू जी। शेखर रानू के एकदम से करीब आकर खड़ा हो गया था। कुछ भी। रानू 2 कदम पीछे हटी और वहां से जो भागी है तो फिर उसने सीधे बाहर गार्डन की तरफ ही रुक कर लिया था। शेखर शरारत से अपने बालों में हाथ फिराते हुए शिव के पास चला आया था। शेखर, अब बस भी कीजिए आप। आपको नहीं लगता है कि आज के दिन के लिए आपकी शरारतों का कोटा पूरा हो चुका है? जीजा सा से लेकर कमला काकी और अब रानू, आप बहुत मस्ती कर चुके हैं। शिव ने हंसते हुए शेखर को अपने पास बिठा लिया था। नागविंद्र के साथ मस्ती नहीं की है मैंने शिव। उसे सिर्फ आज एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है कि अगर वो शेखर धनराज या फिर उसके दोस्त शिवराज सिंह सिसोदिया की खुशियों के रास्ते में आएगा तो उसकी यही हालत होने वाली है, बल्कि इससे भी ज्यादा खराब। नागविंद्र के बारे में बात करते हुए शेखर के चेहरे पर कड़वाहट आ गई थी। हाँ, मस्ती कमला पान मसाला के साथ जरूर की थी, पर दादी माँ के डर की वजह से बीच में रोकनी पड़ी थी। और रानो, उनके साथ तो मैं सीरियस होना चाहता हूँ, पर वो है कि मेरे दिल के हाल को समझते हुए भी ना समझे दिखाकर चली जाती है। भला उनके साथ मैं मस्ती कैसे कर सकता हूँ? शेखर ने बारी बारी से अपनी सभी शरारतों का स्पष्टीकरण दे दिया था शिव को। आप मेरी छोड़िए, ये बताइए कि आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? भाभी साहब कहाँ चली गई? शेखर ने अब ध्यान दिया था कि शिव की साइड वाली जगह खाली है और गौरी वहां नहीं थी। उन्हें शायद अपने रूम में ले जाया गया है। थक गई होंगी इतनी देर से बैठे बैठे, और वो भी इतने हेवी आउटफिट और ज्वेलरी को कैरी किए हुए। शिव ने गौरी के कमरे की तरफ ऊपर देखते हुए कहा था, शायद एक झलक उसके दुपट्टे का किनारा ही दिख जाता उसे। आय हाय, नॉट बैड मेरे बोले। शेखर ने शिव के गालों को खींच लिया था। इतनी फिक्र अभी से? और एक मेरी वो झांसी की रानी है, जब देखो तब मेरे और मुझसे भी ज्यादा मेरी डॉक्टरी के पीछे पड़ी रहती है। शेखर ने झूठ मूठ का मुंह बनाते हुए कहा तो शिव हंस पड़ा था। मानेंगी, वो भी मानेंगी। उन्हें थोड़ा समय दीजिए शेखर, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको और आपके थोड़े से शरारती और बहुत ही खूबसूरत से दिल को जरूर समझेंगी। शेखर ने शिव को मायूस बैठा देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगा था। ओए मेरे बोले, आप मेरी छोड़िए, पहले मेरे साथ चलिए और चलकर अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम को दूर करिए। शेखर ने शिव का हाथ थामा और उसे अपने साथ लेकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। अरे शेखर, आप हमारी बात तो सुनिए। आप हमें ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये हमारा घर नहीं है, बात समझिए आप। शिव अपने आगे उसका हाथ थामकर चल रहे शेखर को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर लग नहीं रहा था कि शेखर ने शिव की कोई बात सुनी थी। मैं आपको कहीं और नहीं, वही लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको आज होना चाहिए। शेखर ने ठिठक कर पीछे मुड़कर शिव की तरफ देखा और कहा, आपके पास आज जैसा मौका फिर नहीं मिलेगा शिव। जाइए और जाकर भाभी साहब को अपने दिल के हाल को कह सुनाइए। मैं जरा तब तक नीचे वालों का हाल खबर कर लेता हूँ। शेखर ने एक नजर रानू पर डालते हुए कहा, जो सब सिसोदियास के खाने पीने के अरेंजमेंट करवा रही थी नीलकमल के बाकी सेवकों के साथ, बिना किसी चमक दमक के एकदम सादे रूप में, जैसे कि वो रहती थी हमेशा, और उसके लिए उसे किसी के सामने जाने की भी कोई गुरेज नहीं थी। शेखर, लेकिन हम इस तरह से। शिव का शर्मीला स्वभाव एक बार फिर से उसके आड़े आ रहा था। शिव, गौरी भाभी साहब का ही इंतजार कर रही है अंदर। उन्हें मेरे कहने पर ही दमयंती जीजी ऊपर कमरे में छोड़कर गई है, जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा समय बिता सके और साथ में खाना खा सके। तो अब आप बिना हिचकिचाहट के अंदर जाए, मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। शेखर हल्के से मुस्कुराया और शिव को वही गलियारे में छोड़कर नीचे चला आया, जहाँ रानू सबके लिए खाने का अरेंजमेंट करवा रही थी।
क्या होगा आप कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।